और ये रिबटल राउंड होगा। ना लड़ाई बंद हुई है ना थमी है, केवल टेम्पररी थमी है, सीज फायर नहीं है। ओपन, ये तो पूरी दुनिया को बता दिया गया, ये थमा है, रुका नहीं है, ये लड़ाई चल रही है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे एक्स सर्विसमैन भी बैठे हैं। देखिए, आज आप भी इस देश के हैं और जो जवान खड़े हैं, यदि आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो ये इसका फायदा दुश्मन उठाएगा और कोई नहीं उठाएगा। प्लीज फॉर गॉड सेक एक होइए एंड यू शुड यूनाइट। ऐसा जीत किसी ने नहीं देखा विश्व में। सर, आपका समय शुरू हो रहा है। सुधांशु जी ने दो बातें कही, एक राफेल के बारे में और न्यूक्लियर मिसाइल्स के बारे में, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के बारे में। न्यूक्लियर वेपन्स का स्पेशलिस्ट होने के नाते, मिसाइलों का स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं सुधांशु जी कि हर साल जनवरी के अंदर सभी देशों को, जो भी न्यूक्लियर केपेबल देश होते हैं, उनको अपने इंस्टॉलेशंस, अपने चीजों का, न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में एक दूसरे को जानकारी देनी होती है। तो इसलिए यह मत कहिए कि सरगोदा के अंदर या कहीं और किसी और जगह पे कहां पर क्या चीज रखी हुई है, हमें उस सब चीज की जानकारी रहती है। दूसरी चीज, राफेल के बारे में बात करते हैं। आप क्या राफेल के बारे में बात करेंगे? हमने जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, हमने 120 राफेल जहाज का सौदा तय किया था, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुई। आपकी सरकार आई 2015 के अंदर इस सौदे को रद्द कर दिया और 36 जहाज फुल्ली प्रिपेयर्ड कंडीशन के अंदर बात की, जिसके अंदर से अभी तक सिर्फ 20 जहाज वापस आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर 120 जहाजों का सौदा होता तो हमारे 4 स्क्वाड्रन हमारे पास होते राफेल के। देखिए, मैं राफेल पे आता हूं। मैं डीजी इन्फेंट्री, एडीजी इन्फेंट्री था जिस समय प्रोक्योरमेंट, जो पैदल सेना की सारी चीजों को 80% फौज वो है। और हमें 2012 में हम लड़ रहे थे एज ए डीजी कि हमारे को बुलेट प्रूफ जैकेट साइन कर दो। हमें कहा गया पैसा नहीं है। 2012 में फाइल पे है ये, पैसा नहीं। राफेल की बात, राफेल नहीं आए। राफेल तो बहुत बड़ी चीज, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलेगा। अब सफेद गमछे वाले में से किसी को सवाल पूछना है? अगर राफेल का सौदा हो गया था, उसका ऑर्डर दिखाएं, यूपीए सरकार का ऑर्डर दिखाएं। कहीं नहीं हुआ था, साइन कर दिया था एके एंटोनी ने कि द प्रोसेस इज कंप्लीटेड बट इट हैज टू बी रीडू अगेन। उस समय भारत के एयरफोर्स चीफ थे 26/11 के समय फाली होमी मेजर। उन्होंने 2016 में लिखा कि एयरफोर्स अटैक करने को तैयार थी, मनमोहन सिंह सरकार ने मौका नहीं दिया। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में मनमोहन सिंह से बात के आधार पर लिखा कि 26/11 के हमले के बाद भारत की फौज अटैक करने को तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार को लगा कि पाकिस्तान पे अटैक करने से बीजेपी को लाभ हो जाएगा। यह मैंने 3 फैक्ट कोट किए और तीनों फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और भारत का एक्स एयरफोर्स चीफ, अगर हैसियत हो तो काट के दिखाइएगा। मैं करोड़ों दर्शकों से कह रहा हूं जो देख के बताइएगा। स्पेसिफिक अटैक है उनका, स्पेसिफिक जवाब दीजिए। 22 अप्रैल के हमले के बाद देश पहली बार 1999 के कारगिल युद्ध के बाद पहली बार एकजुट हुआ है। ऑपोजिशन, सरकार, फौज, 146 करोड़ लोग सब एकजुट थे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 26/11 के हमले के बाद आपके आज के जो प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे, वो ताज होटल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि अगर आज हमारी सरकार होती थी हम ये कर देते, हम वो कर देते। और उन्होंने एकजुटता दिखाने का काम नहीं किया। उन्होंने देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने का काम किया, कमजोर करने का काम किया। वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये है कि सीज फायर की असली वजह डिप्लोमेटिक या इंटरनेशनल प्रेशर रहा है या फिर मोदी जी का एंड इंडियन आर्मी का इंडिपेंडेंट डिसीजन रहा है? ये उनका सवाल है जिस पर रजत आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, मैं इसमें बहुत तकनीकी और छाती ठोक के बात नहीं करूंगा, बिल्कुल तर्कों पे बात करूंगा। देखिए, जब भी मिलिट्री का ऑपरेशन होता है तो उसके जो बेसिक पैराडाइम्स होते हैं कि क्या अचीव करने चाहते हो आप, ये पहले ही तय होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली से गुड़गांव निकले और साथ ही साथ चले गए और पंजाब तक, ऐसे नहीं होता है। आपका जो भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था भारत का डे 1 से था कि हम आतंकवादी जितने भी वहां पे ठिकाने हैं सबको नेस्त नाबूद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। यही डे 1 से ऑब्जेक्टिव था। अगर पाकिस्तान को थोड़ी शर्म होती तो उसी दिन वहां पे फोन कर देते वो डीजीएमओ को कि जी हमसे गलती हो गई, आपने हमारे ठिकानों को ठोक दिया, अब यहां पे बात खत्म हो गई। यहां के बाद पाकिस्तान ने क्या किया? उन्होंने हमारे सिविलियंस को अटैक किया, हमारे सेना के ठिकानों को अटैक किया। उसके बाद भारत ने बोला कि अगर तुमने हमारे सेना के ठिकानों पे किया है हमला तो हमें दोबारा तुम्हें जवाब देना होगा और जरूरत से ज्यादा जवाब देना होगा। फिर वो जवाब दिया गया। अब उसके बाद रोएगा पाकिस्तान तो कहां जाएगा? आप खुद बताइए।
पाकिस्तान अगर बात करेगा तो किसी को तो फोन करेगा ना। उसने सोचा कि भाई अमेरिका को फोन करूं या किसी को फोन करूं, तो अमेरिका ने उनको वापस बोला कि अगर आपको ज्यादा समस्या है और युद्ध से आपको डर लग रहा है तो भारत को कॉल करिए, सॉरी बोलिए। उन्होंने कॉल किया। कहीं से भारत ने कॉल किया था क्या पाकिस्तान को? यहां पे ये विपक्ष के लोग लगातार बोल रहे हैं। क्या मुझे ये बताइए कि मार्क रूबियो या ट्रंप के दबाव में भारत ने निर्णय लिया, तो क्या ये लोग टेलीफोन कॉन्फ्रेंस कॉल में बैठे थे क्या? इनको कैसे मालूम कि क्या दबाव था कि क्या नहीं था? मैम, मुझे ओपोजिशन वालों से सवाल पूछना है। ये लोग बोल रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो हिंदू मुस्लिम में बांट रही है, पर क्या अगर मोदी सरकार को हिंदू मुस्लिम में बांटना होता तो क्या वो ऑपरेशन सिंदूर कर्नल सोफिया कुरैशी के हाथ में देती? हमारी बेटी ही गई है और मुस्लिम बेटी गई है वहां पे। आंसर दैट। देखिए, आपने सर कहा कि नीतियों पे बात करनी चाहिए। आज हमारी नीति क्या है ये क्लैरिफाई होना चाहिए। क्या ट्रंप के कहने से हिंदुस्तान चलेगा? क्या इजराइल के कहने से हिंदुस्तान जजिंग कर चलेगा? देंगे, तुरंत जजमेंट या करा हमारा देंगे। एक इंडिपेंडेंट जल्दी सोच से। है जैसी नॉन ठीक है, अलाइंड मूवमेंट में ठीक, नेहरू जी की हटाइए। थी, वो नहीं है। ट्रेड पार्टनर्स कौन होंगे? अमेरिका ने अफगानिस्तान को खत्म किया, इराक को खत्म किया, वियतनाम का वॉर किया, यूक्रेन में खड़ा नहीं हुआ, और आज भारत को धोखा दिया। नीति क्या है हमारी? Are we with America जैसा or कि not? उम्मीद थी, आप क्वेश्चन पेपर से भटक गए हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी था, वापस आ जाइए। आप अपना मोबाइल खोल लीजिए, QR कोड स्कैन कीजिए, और तीनों जजेस क्या फैसले की तरफ बढ़ गए हैं? माइक रख दीजिए सर। क्या आप लोग अपने फैसले की तरफ पहुंच चुके हैं? आपस में बातचीत कर लीजिए अगर करना है। सबसे पहला जजमेंट कौन सुनाएगा? मीनवाइल आप लोग तेजी से अपना अपना QR कोड स्कैन कर लीजिए। आप अभी फैसला देंगे आतंक के खिलाफ मोदी की नई नीति सही है, हाँ या ना? जब सबका खुल जाए बताइएगा। सवाल आप कौन? आप संदीप बता रहे हैं। चलिए, तो जजेस की नजर में कौन है आज का बहस बाजीगर? सुधांशु त्रिवेदी जी की टीम जो है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, बट क्योंकि ये जो इसको कहते हैं कि युद्ध राजनीति का एक सिलसिला है, वॉर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मींस, लेकिन 1971 वॉर की जो विक्ट्री है बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है, लेकिन 2025 की जो विक्ट्री है एक ग्रे जोन वॉरफेयर की तरह है। न्यूक्लियर ओवरहैंग के अंडर हमें लड़ना पड़ रहा है। इसको समझाने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन सुधांशु जी ने बहुत स्पष्टता से इसे समझाया किस तरह न्यूक्लियर से। मुद्दे पर भी टच किया बिल्कुल। उन्होंने। चलिए, And तालियां this is a बजाइए very भाई। unusual thing, संदीप इसीलिए जी की मैं नजर में full marks उनको सुधांशु दूंगा। जी की टीम जीती है। आपकी नजर में बहस बाजीगर कौन है? एक तो ऐसे प्रश्न पर मुझे लगता नहीं है मुझे किसी भी टीम को विजेता घोषित करना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा देश एक है, और राजकुमार भाटी जी ने खुद कहा कि इस विषय पर हम सभी एक साथ हैं। एक मैं जस्ट पॉइंट आउट कर देना चाहूंगा कि आप जो राजकुमार भाटी जी का जो टीम है, आपको ट्रंप के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं ही चलाना चाहिए। मेलानिया भी उनके कंधे पे भरोसा नहीं करती। चलिए, ठीक है। देखिए, एक फौजी होने के नाते मैं किसी भी पक्ष या विपक्ष की तरफ नहीं हूँ, हाँ। पर एक स्पीकर को अगर मैं हाँ। जिताना चाहती हूँ तो वो सुधांशु जी हैं, चलिए भाई, अनडाउटेडली। तालियां बजाइए और सुधांशु जी के लिए। और वैसे तुम तो चुप ही रहो, मेरे सवाल का सफेद जवाब गमछे किसी में ने रहे नहीं दिया था। और सुधांशु जी कर रहे हो पीछे से। अच्छा, कितने फैन है सुधांशु जी के यहाँ पे? ये लीजिए सुधांशु जी, ये पिटारा कहाँ लेके जाइएगा आप? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। भाटी जी के कितने? भाटी जी के एक बार हाथ मिला लीजिए आप दोनों। यही होता है लोकतंत्र की, यही खासियत होती है। देश एक और एक आवाज जाए, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक एक आवाज जाए। रक्षा मंत्री रहे, इसलिए भी मैं इनको हाँ, और मुलायम सिंह यादव रहे हैं देश के रक्षा मंत्री।